नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है। हालांकि मौजूदा स्थिति में अनलॉक की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सावधानी रखना बेहद ज़रूरी है। कई लोग कोरोना संक्रमण के बाद स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण के बाद अपना ख्याल कैसे रखें, क्या सावधानियां रखें, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वरुण कुमार सिंह। आप BHU के न्यूरोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल तो चल ही रहा है, तो कोरोना की जो पहली लहर आई और दूसरी लहर, इसमें क्या अंतर है? जी, कोरोना वायरस की जो पहली लहर थी उसका पीक लगभग जब सितंबर के आसपास हुआ था। तो जब पूरी लहर में जितने पेशेंट अफेक्ट हुए थे उनको जब ऑब्ज़र्व किया गया तो ये पाया गया कि उस लहर में ओल्ड एज पेशेंट ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, उनकी मॉर्टलिटी ज़्यादा हुई थी। यंगर एज के पेशेंट जो अफेक्ट हुए थे उनकी रिकवरी अच्छी थी। और लेकिन जब आफ्टर कुछ 3-4-6 मंथ्स के बाद जब दूसरी लहर आई, लगभग अप्रैल मई में, जब मई के लगभग वो पीक भी हुआ उसका, तो इस लहर में ये पाया गया कि एक तो सीवियरिटी ज़्यादा थी। जिन मरीजों को भी इन्फेक्शन हुआ उनमें सीवियरिटी ज़्यादा थी इलनेस की। यंगर पेशेंट स्लाइटली ज़्यादा अफेक्ट हुए फर्स्ट लहर के मुकाबले, क्योंकि एक महीने के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो ये ऑब्जर्वेशन में हुआ कि इसमें यंगर एज के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका नंबर अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहले वेव के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन सीवियरिटी ज़्यादा थी इस दूसरी लहर में। और दूसरी चीज़ की पहली लहर के मुकाबले जिसमें कि फीवर, सोर थ्रोट, जॉइंट पेन, ये ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स थे, इस लहर में लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी जल्दी अपीयर हुआ सिम्टम्स के फॉर्म में, और पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस के सिम्टम काफ़ी पहले आए अगर हम पहली लहर के मुकाबले इसको कंपेयर करें। उसका कारण ये हो सकता था कि दूसरी लहर जो हुई वो म्यूटेंट वायरस की वजह से हुई थी, और वो म्यूटेंट वायरस की इन्फेक्टिविटी और वायलेंस प्रॉपर्टी जो कि डिजीज़ कॉजिंग उनकी एबिलिटी होती है वायरस की, वो ज़्यादा थी उस वायरस के मुकाबले जो पहली लहर में आई थी। सर, अब बात करते हैं, जैसे जो लोग कोरोना के संक्रमण के बाद ठीक हो चुके हैं, तो अमूमन देखने को मिल रहा है कि उसके बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव है, उसके बाद भी लोग ठीक नहीं हो रहे हैं। किसी ना किसी तरह की परेशानी बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? जी, जो जिस चीज़ का आप अभी रेफरेंस दे रही हैं उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। कोविड बीमारी से रिकवर होने के बाद भी जो मरीज एडमिट था उसका उपचार हुआ, रिपीट PCR हुआ, पेशेंट निगेटिव हुआ, पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया गया, पेशेंट सैचुरेशन अपना मेंटेन कर रहा था, पेशेंट को घर भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद भी पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि उनको फैटिक, थकान बनी रहती है, और कई सारे मरीज ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट करते हैं। तो जो परसेंटेज वाइज देखा जाए लगभग 70% के लगभग मरीज फैटिकनेस की कंप्लेंट करते हैं, 40 से 60% ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट करते रहते हैं। और भी ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स है वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ज़्यादातर पेशेंट जो ICU में एडमिट हुए वहाँ से निकल के आए, उनके में एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, घबराहट, पाल्पिटेशन, रात में नींद खुल जाना, टूट जाना उनकी, और फिर साथ में डिप्रेशन के सिम्टम्स। जिनके परिवार वाले अफेक्ट हुए और उनकी मृत्यु हो गई, वो हॉस्पिटल में रहे। तो ऐसे काफ़ी सारे मरीज ऐसे रहते हैं जो ये न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स से अफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो सिम्टम्स है वो पोस्ट कोविड मरीजों में देखने को मिलती हैं। तो फिर अगर ये सिम्टम्स हैं या फैटिकनेस में, तो ये है कि वो समय के साथ अपना, जब आप खान पान अच्छा रखते हैं, व्यायाम अच्छा रखते हैं और आप योगा करते हैं, आपको मानसिक चिंता आपकी दूर होती, तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन ये जो ब्रेथलेसनेस है और न्यूरोसाइकेट्रिक, इनके लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस जब ये अफेक्ट करता है लंग को, उसके बाद पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस देखने को मिलती है लंग को। मतलब जो लंग आपका पहले 100% काम करता था वो उतना काम नहीं करता, उससे कम, उसकी जो कंप्लायंस उससे कम हो जाती है। तो इस केस में आप जो है आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में आपको किसी भी पल्मोनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। आप रीचेक होगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके ये देखा जा सकता है कि कितना आपकी लंग की कैपेसिटी अभी है, और इस हिसाब से एक्सरसाइज और
ट्रीटमेंट के थ्रू आप इनसे निजात पा सकते हैं। सर, चूँकि आप न्यूरोलॉजी विभाग से आते हैं, अभी आपने कहा कि ब्रेथ से जुड़ी हुई काफ़ी समस्याएं हैं और लोग दिमागी तौर से भी हैं और परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे मरीज़ों को कैसे ठीक किया जाए? जो कि एक होता है कि हम साधारण से हम ठीक हो रहे हैं पर दिमागी कुछ है कि नहीं मैं बीमार हूँ, तो ऐसे लोगों को सर कैसे ठीक किया जाए? जिनके मन में अगर पोस्ट कोविड के बाद भी उनके मन में अगर ये चिंता बनी हुई हाँ, है एक वहम होता है कि मैं बीमार हूँ, उनको अगर ये वहम उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है तो उनको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कुछ मरीज़ों को पोस्ट कोविड अभी फीवर बना रहता है, तो उन मरीज़ों में चेक किया जाए तो कभी कभी जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो बढ़े होते हैं, तो उनके सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चेक करने पे अगर वो सिम्टम्स हैं तो उनको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं, तो उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। लेकिन अगर रिपीट इवेल्युएशन पे भी ऐसे कोई मार्कर्स सब नॉर्मल, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पल्मोनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, तो उनको जस्ट कंसल्टेशन की ज़रूरत है। किसी भी साइकेट्रिस्ट से या फिजिशियन से मिल के अगर उनके मन की दुविधा दूर की जाए, उनको समझाया जाए, प्रॉपर फॉलोअप में रहें, वीकली या एवरी 2 वीक्स पे आके अपनी प्रोग्रेस बताते रहें, तो ऐसे मरीज भी सुधार हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस कोविड पैंडेमिक में लोगों का एक दूसरे से कनेक्टेड रहना। अगर ये मरीज अपने को आइसोलेट करके रखेंगे या उनके घर में कोई भी ऐसी परिस्थिति उस समय बिगड़ी हो जिससे वो काफ़ी हताश हो गए, तो ऐसे मरीजों का आपसी रिश्तेदारों से संबंध बनाए रखना, उनसे टच में रहना और उनको लगातार सांत्वना देते रहना, और लास्ट में उस मरीज को खुद ही अपनी इस दुविधा से उबर के ऊपर आना होगा, अदरवाइज वो सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो सकता, मेजर डिप्रेशन का शिकार हो सकता। यानी एक दूसरे का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। सर, कोविड के दौरान ही देखा जा रहा है ब्लैक फंगस, इसके बारे में कुछ बताइए। कई सारे फंगस के नाम आपने सुने होंगे, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, रूप बदल रहा है फंगस, बट अगर ब्लैक फंगस बात करें तो ये ऐसा नहीं है कि फंगस ब्लैक है, जबकि जो फंगस अफेक्ट करता है जो नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, जो डेड टिश्यू हो जाते हैं फंगस के वजह से, फंगस के इन्फेक्शन की वजह से, उनके कलर को देख के इसका नाम ब्लैक फंगस रख दिया है। यूजुअली म्यूकर माइकोसिस कहते हैं इसको। और ऐसा नहीं कि सारे जो कोविड के मरीज हैं, सारे जितने भी मरीज ठीक हुए हैं या जिनको कोविड है सबको ब्लैक फंगस होगा, ऐसा नहीं है। यूजुअली इन पे स्टडीज़ चल रही हैं, अभी उनके डाटा भी निकल के आएंगे, लेकिन जो धारणा है वो ये है कि जिनमें इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज़, क्रोनिक लंग डिजीज, लीवर डिजीज़, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट की चल रही, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट उनको इम्यूनोसप्रेशन देना पड़ता है, या फिर जिनमें स्टेरॉइड्स का इंजुडिशियस यूज किया गया हो, और फिर ऐसे मरीज रिस्क पे होते हैं कि कोविड के इन्फेक्शन के दौरान या फिर कोविड की बीमारी ठीक होने के बाद भी ऐसे मरीज को खतरा रहता है कि म्यूकर माइकोसिस हो सकता है। और भी कुछ रिस्क फैक्टर है जिन पे अभी पूर्णतया हम लोग कंफर्म नहीं है कि यही फैक्टर है, लेकिन उनको देखा जा रहा है एज रिस्क फैक्टर। उनमें अगर एक ही मास्क आप काफ़ी दिनों तक पहने रहें तो ये होता है कि उनमें फंगल स्पोर्स आपके नेसल म्यूकोसा साइनसेस में जाके डिपॉजिट होके कर सकते हैं, या फिर जिंक का एक्सेसिव यूज भी पाया गया है, लेकिन अभी स्टडीज़ बताएंगी उन पे। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक्सेसिव स्टीम इनहेलेशन, जब सेकेंड वेव ऑफ कोविड ये आई थी, जब एकाएक बहुत सारे मरीज अफेक्ट हुए थे, तो लोगों का ये मानना था कि हम जितना स्टीम लेंगे उतना हमें वायरस को मारने में हम सफल हो जाएंगे। तो उस वजह से कुछ लोग तो इसको 3 से 4 बार करते थे, वो ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसको 10, 15, 20 बार ऐसा भी सुनने में आता था, स्टीम लेते रहते थे। तो उससे हमारी नेसल म्यूकोसा, अंदर जो नेसोफेरिंग्स या साइनसेस की म्यूकोसा भी डैमेज होती है और ये फंगल इन्फेक्शन खतरा होता है। तो ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिन पर स्टडीज चल रही हैं, और उनका जब रिजल्ट आएगा तो हम और ज़्यादा डॉक्टर के सहयोग के बिना, डॉक्टर के बताए बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी है, नहीं लेनी चाहिए यूजुअली, और कंसल्ट करना चाहिए। माइल्ड डिजीज़ भी है तो काफ़ी सारे ऐसे मरीज सेकेंड वेव के दौरान मिले जिनको माइल्ड डिजीज़ थी, उनको हम लोगों ने उनको असेस किया और उनको बताया कि आपका इन्फेक्शन बहुत ही हल्का है, आप ये ट्रीटमेंट लीजिए, घर पे ही ठीक हो सकते हैं। और बहुत सारे मरीज उनमें से ठीक भी हुए। पैनिक होने की वजह से ज़्यादातर लोग होते हैं। सर, अभी आपने बोला कि कोविड होने से पहले भी और कोविड ठीक होने के बाद भी म्यूकर माइकोसिस का खतरा बना रहता है, तो इस खतरे को टालें, ऐसा क्या किया जाए? इसके लिए ज़रूरी है, जैसा मैंने बताया, कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आप सम इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट आपका है तो आपके ऊपर रिस्क है म्यूकर माइकोसिस। तो
जब भी आप पोस्ट कोविड स्टेट में भी आपको डॉक्टर के अपने टच में बना रहना चाहिए अगले 2-3 महीने के लिए, कि जब आप पूर्णतया ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर आपको कहता है नहीं आपको अब कोविड की कोई पोस्ट कोविड रिलेटेड इशू नहीं है, तब तक तो ठीक। लेकिन शुरुआती स्टेज में आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए और आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट जो है एडिक्वेटली चलता रहना चाहिए, उसके डोजेज जो है एक्सेसिव हो के ऐसा ना हो कि आपके इम्यून सिस्टम को एकदम सप्रेस करके और आपको फंगल इन्फेक्शन से आपको ससेप्टेबल बना दे। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए। हाँ। कोई भी मरीज, चाहे मैं कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप किसी और भी बीमारी को देखते हैं, कोविड को छोड़ दीजिए, आप उसके पहले अगर 1-1.5 साल पहले हम जाएँ तो कोई भी मरीज जो भी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, जिनको कोई भी दवा ऐसी चल रही है जिससे उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस है, ऐसे मरीज अगर साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, और क्योंकि ये म्यूकर के जो स्पोर्स होते हैं ये हमारे दिनचर्या में हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह है, हमारे घर में, हमारे गार्डन में है, हमारे जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं हर जगह है। लेकिन हमारे शरीर की एंटीबॉडी सेल्स इनको दबा के रखती हैं, इनसे हमको अफेक्ट नहीं होने देती। लेकिन अगर हम पोस्ट कोविड स्टेट हो या फिर कोविड के टाइम में जब हमारा इम्यून सिस्टम दबा होता है तो हम रिस्क पे रहते हैं ऐसे इन्फेक्शन से खतरे। तो ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से टच में बने रहें कि और हमारा जो शुगर लेवल है या फिर जो दवाइयाँ वो प्रॉपर तरीके से चलते रहनी चाहिए, और हम अपने भी जागरूक होने चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी। अभी आपने बोला इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, सर इस पर भी कुछ बताइए। अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो हम तो पहले ही बीमार नहीं होंगे, अगर होते भी हैं तो बेहतर है कि हम ठीक भी हो जाएं। इम्यूनिटी अच्छी की जाए, इसके लिए कुछ बताइए सर। हाँ, आपने जैसे बोला कि इम्यूनिटी अच्छी की जाए, हाँ। तो अगर जनरल पब्लिक इसको देखती तो वो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उसके दिमाग में बस चलता है कि कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट जो हाँ। मार्केट में अवेलेबल है, जैसे गिलॉय का हो गया या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम ले लें और हमारी इम्यूनिटी एकदम अच्छी हो जाए। सर, कुछ और भी भ्रांति होती है कि जैसे जो अभी सीजन का फल नहीं है, जैसे एप्पल हो गया, बहुत सारे ऐसे हो गए, तो जबरदस्ती उन्हीं पर हम फोकस करें, तो ऐसे लोग को भी क्या करेंगे? उसी चीज़ का हम बता रहे हैं। तो जैसे लोगों की मन में ये भ्रांति है कि हम इन दवाइयों का सेवन करें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी और हम कोरोना को हरा देंगे। लेकिन इम्यूनिटी एक दिन की चीज़ नहीं है कि अगर हम आज कुछ करें हमारी इम्यूनिटी कल एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, परसों एकदम अच्छी हो जाएगी। इम्यूनिटी बनती है, टाइम लगता है। जैसे अब कोई भी व्यक्ति हो जो डेली एक्सरसाइज करता हो, डेली योगा करता हो, जिसकी अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल हो, जिसका खान पान अच्छा हो, सारे जो एप्पल हो, ऑरेंज हो, आंवला, नींबू, जो भी मौसमी फल होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल अच्छा होता है। विटामिन ए रिच फ्रूट्स, विटामिन सी रिच फ्रूट्स, इनका सेवन जो नित्य अपने खान पान में जो इनको इन्वॉल्व किए रहते हैं वो ऑब्वियसली वो स्वस्थ होंगे अगर हम उन मरीजों से लगे जो इनका एकदम सेवन नहीं करते। उसी तरीके से योगा करने से, अगर हम योगा को देखें तो योगा के कई फ़ायदे हैं। योगा एक तो आपको मेंटल कामनेस लाने में हेल्प करता है, आप प्राणायाम करते हैं, कई सारे हाँ सर, मैं उसी पर आती कि योग प्राणायाम करके भी क्या हम ठीक हो सकते हैं? क्योंकि उससे आपकी लंग कंप्लायंस अच्छी होती है, आपके फेफड़े में ऑक्सीजन का एक्सचेंज अच्छा होता है, तो इससे ये खुद ही अपने आप में एक आपको रोग से लड़ने, क्योंकि सबसे जब कोविड हो रहा है तो लंग जब अफेक्ट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। किसी भी मरीज का अगर लंग अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी, तो वो ऑब्वियसली इस बीमारी को बहुत ही आसानी से हरा देगा। तो जो डेली एक्सरसाइज जिसके रूटीन में है, जिसका जो योगा कर रहा है, जिसके खान पान अच्छा है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इम्यूनिटी, जैसे जिसने वैक्सीन ले ली है, आज सरकार सबको वैक्सीन लगवा रही है, आप जाइए अपने कोविन ऐप से आप 2 डोजेज का अपना शेड्यूल ले लीजिए और लगवा लीजिए, जिसने वैक्सीन लगा रखा है। और जो अपने लोगों से, जैसे मैंने पहले बोला, जो कनेक्टेड है, बातें हो रही हैं, पॉजिटिव सोच है। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो हमेशा निगेटिव, इतने यहाँ ऑक्सीजन नहीं हुआ, इतने लोग क्योंकि मृत्यु हो गई, ये चीज़ें हुई, तो उससे डिप्रेशन, निगेटिव थॉट्स आते हैं। आप आपस में बात करें, पॉजिटिव सोचें, दूसरों की हेल्प करने के लिए कोई दवाइयाँ कहीं नहीं मिल रही तो आप बताएं, तो उससे ये पॉजिटिव सोच के जरिए, तो जब ऐसे रहेंगे तो आपका मन भी खुश रहेगा। तो इन सबसे मिल के इम्यूनिटी बनती है, खान पान, एक्सरसाइज, योगा, वैक्सीन। तो ये इम्यूनिटी जस्ट एक नहीं है कि आप दवाइयों से उसको इम्प्रूव करें। तो अगर आप इन सब चीज़ को करते तो आपकी इम्यूनिटी ऑब्वियसली बेहतर होगी। आज भी अगर जो डर है मन में कि थर्ड वेव का, अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में ये सब सारी चीज़ें करें तो शायद हम थर्ड वेव से लड़ने में सक्षम रहें। सर, ये अंदाज़ा तो लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो सर ये कहाँ तक सही है?
हाँ, जो आपका थर्ड वेव का कॉन्सेप्ट है वो कहना सही है, क्योंकि अगर हम जर्मनी फ्रांस की बात करें तो ऐसा देखा कि उनके में अप्रैल के तक थर्ड वेव आ चुका है और यूके में अभी थर्ड वेव में वो एंटर करने वाला है। तो ये वायरस जो है इसमें म्यूटेशन कॉन्स्टेंटली होता रहता है। जो हमारा अभी अप्रैल में जिसने वायरस ने इन्फेक्शन कराया उसका डेल्टा वेरिएंट, उसमें पहले वाले वायरस से म्यूटेटेड वेरिएंट था। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये हो सकता है फिर म्यूटेट करके थर्ड वेव कराए। तो अगर हम पहले जो आज से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू हुआ था उससे हम सीख लें तो उस समय भी 4 वेव आई थी। जो सेकंड वेव था उसमें मॉर्टलिटी कम हुई थी, और जब थर्ड फोर्थ वेव में इन्फेक्शन हुआ था लेकिन मॉर्टलिटी सेकंड वेव के मुकाबले कम हुई थी। तो जैसा कि अभी 1-2 दिन पहले हायर हेल्थ अथॉरिटी से बयान भी आया है कि चांसेज है कि 4 to 6 वीक्स में थर्ड वेव आ जाए, अगर लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो 3-4 चीज़ें हैं कि आप मास्क पहनिए, आप 2 गज दूरी रखिए, आप सैनिटाइजेशन कर करके वैक्सीन लगवाइए, अगर इन सब चीज़ों को लोग नहीं करेंगे तो ये चांसेज है कि लोग जल्द ही हम लोग थर्ड वेव को फेस करेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों को समझना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं उनको हमें करना भी है, तभी हम इस वेव से बच सकेंगे। और जो आप बच्चों वाली बात कर रही हैं, अभी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से ये उनका बयान भी आया था कि ऐसा नहीं कि बच्चे ही अफेक्ट होंगे और बड़े बूढ़े जो है बच जाएंगे। अफेक्ट सब होंगे, क्योंकि बच्चों में जो जिस रिसेप्टर से वायरस अटैच होता है उसका एक्सप्रेशन कम होता है। बच्चों में वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी अच्छी होती है, तो अफेक्ट सारे होंगे, बच्चे भी उसी तरीके से अफेक्ट होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो नंबर ऑफ पेशेंट जो अफेक्ट हो रहे हैं वो ज़्यादा होगा तो उसमें बच्चे ऑब्वियसली निकल के आएंगे, बच्चे भी इस बार ज़्यादा अफेक्ट हुए। तो ये एकदम ऐसा मानना है कि सिर्फ बच्चे ही अफेक्ट होंगे, बड़े बूढ़े एकदम अफेक्ट होंगे, ये सरासर गलत है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की चीज़ है, जैसे कोई बड़ा अफेक्ट होता है तो अपने को आइसोलेट कर लेता है। आप वो कमरे में आइसोलेट हो गया, उसके घर वाले उसको जाके खाना पीना दे सकते हैं, वो टाइम से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन एक बच्चा अगर अफेक्ट होगा तो वो अपने से अपना केयर नहीं कर सकता, उसको देखने के लिए 2-3 लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो वो बच्चा अगर अफेक्ट हो वो 2-3 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी कि बच्चों को हम इन्फेक्ट ही ना होने दें, बचा के रखें, और उसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम खुद भी बचाव और सावधानी ही हमारा मास्क, सैनिटाइजेशन और जो 2 फीट की डिस्टेंस है, 2 गज की दूरी और साथ में वैक्सीन, अगर हम इन चारों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये पक्का है कि हम आने वाले समय में या तो डिले कर सकेंगे या फिर कम से कम लोग इन्फेक्ट होंगे और मॉर्टलिटी कम होगी। सर, मैं वैक्सीनेशन पर आ रही थी। वैक्सीनेशन प्रक्रिया किस हाल में कौन कौन कराए? जैसे कि मेरा ये सवाल कि क्या गर्भवती स्त्री भी लगवा सकती, और ऐसे लोग जैसे कि पहली डोज तो लग गई लेकिन उसके बाद वो किसी बीमारी से ग्रसित हो गए या सर्दी जुकाम ही हुआ, कुछ हुआ, पर वो कोरोना नहीं है, तो वो कब लगवाए? जी, आप ठीक करिए। अगर अभी जो इंडिया में जो वैक्सीन लग रही है वो कोवैक्सीन, कोविशील्ड, और अब अप्रैल से स्पुतनिक का भी डोजेस शुरू हो गए। तो हम कोवैक्सीन, कोविशील्ड या स्पुतनिक बात करें तो अभी तक जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें लैक्टेटिंग वोमेन जो दूध पिलाने वाली माँ है उसको तो वो लगवा सकती हैं वैक्सीन। लेकिन अभी गर्भवती महिला पे उनका रिकमेंडेशन नहीं है, उनके हिसाब से अभी उनको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो रिस्क है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, या फिर प्री टर्म बेबी, ऐसे जो बेबी को कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल फीटल दोनों कॉम्प्लिकेशन, वो चांसेस को देख के अभी उनका कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है। और रही बात दोनों वैक्सीन में से आप कुछ दोनों लगवा सकते हैं, जो भी आपके सेंटर पे अवेलेबल हो, और दोनों इक्वली इफेक्टिव हैं। और ये भी देखा गया है कि लगने के बाद जो चांसेज ऑफ री इन्फेक्शन है वो भी कम है, 0.03%, 0.04% इन दोनों वैक्सीन में ऐसे रेस्पेक्टिवली ये परसेंटेज है। यानी दोनों ही सही है, दोनों सही हैं, आप जिसको भी लगा सकते हैं। और रही बात जो आप एक दूसरी चीज़ पूछ रही थी कि अगर किसी को इन्फेक्शन, जैसे अगर नॉर्मली सोर थ्रोट या कुछ हुआ, कोविड निगेटिव है, तो उसको 4 वीक्स बाद वो अपना पहला डोज लगवा सकता है। लेकिन ऐसे भी केसेज आते हैं जिनको पहला डोज लगा और उसके 1-2 हफ्ते बाद उनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उनके मन में दुविधा होती है कि हम अपना दूसरा डोज कब लगवाएं। तो वो भी गाइडलाइंस ये कहती है कि आप 3 मंथ्स एटलीस्ट वेट करिए, आप परेशान मत होइए। एक कोरोना वायरस अपने आपको खुद ही एक वैक्सीन की तरह काम कर दिया है, आपके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, आप अपना सेकंड डोज 3 मंथ्स लेटर लगवाइए। और नॉर्मली भी फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में 3 मंथ्स का गैप है अगर आप कोविशील्ड लगवा रही हैं।
और अगर आप कोवैक्सीन लगवा रही हैं तो सरकार के हिसाब से उसको 4 to 6 वीक के अंतराल में लगवाइए। सर, आप चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? दर्शकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस इतने आसानी से जाने वाला नहीं है। 100 ईयर्स बैक भी स्पेनिश फ्लू का इसी तरीके से एपिसोड्स हुआ था, उसमें भी 3rd 4th वेव तक ये केसेज गए थे। तो ये रहेगा। इसको हराने के लिए जैसा कि मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि हमें ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना, उनमें सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, डिस्टेंस बना के रखना, और आज कल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना वैक्सीनेशन आप ज़रूर करवा लीजिए। और इसके साथ में आपसे ये भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को मतलब कम्युनिकेट करें लोगों से। अगर इसके बजाय कि हम लोगों को निगेटिव थॉट्स दें कि उनसे लोगों के मन में डिप्रेशन, एंग्जाइटी के थॉट्स आएँ, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम उनको सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा पॉजिटिव थॉट्स स्प्रेड करें। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।